आज ममता जी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दोनों बेटे कह रहे थे, आज तो मम्मी के घुटनों का दर्द सब गायब हो गया। और होगा भी क्यों नहीं, आखिर उनकी लाडली जो आ रही है। तभी ममता जी ने हंसते हुए अपनी बहुओं से कहा कि बहू, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। प्राची को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों बहुएं भी खुश होते हुए बोली, चलो मम्मी जी, इस बहाने हमें भी रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन अपनी नंद के पास फोन तो मिला कर दो। एक बार पूछ तो लेती हूँ कि वो कहाँ पहुँची है। तो दोनों बहुएं बोली, मम्मी जी, आप तो ऐसे अधीर हो रही हैं जैसे कि दीदी पहली बार आ रही है। तो ममता जी बिना कुछ बोले अपने काम में लग गई। कैसे बताएं कि उनके लिए तो वो जब भी आती है ऐसे ही लगता है जैसे पहली बार आई है। सच में कितने लाड से पाला था उसे। दोनों भाई भी उसे कुछ काम नहीं करने देते, सारा काम खुद ही कर देते थे। और रामकिशन जी तो उसको इतना लाड से रखते कि इधर उसके मुंह से कुछ निकला नहीं और उसके सामने चीज हाजिर हो जाती। दोनों भाई शुरू से ही पापा से डरते। उनको अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वे अपनी बहन प्राची को ही कहते। प्राची पापा और भाइयों के बीच पुल का काम करती। सच में पूरे घर की रौनक थी प्राची। कितना रोए थे रामकिशन जी उसकी विदाई पर, जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल कर रख दिया हो। दोनों भाई तो चुप से हो गए थे, जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। उसके जाने के बाद घर वीरान सा हो गया। साधारण दिन तो छोड़ो, त्योहारों पर भी रौनक नहीं आती। प्राची शादी कर ससुराल चली गई, पर दोनों भाई अभी भी हर छोटी मोटी बात पर अपनी बहन प्राची को ही फोन लगाते। ममता जी कितनी बार कहती थी, अरे अब वो पराई हो गई है, ससुराल में कितने काम होते हैं, क्यों परेशान करते हो उसे। तो दोनों भाई ठहाके लगाकर हंसने लगते। समय बीता तो दोनों भाइयों की भी शादी हो गई और वो अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें अपनी बेटी के आने का इंतजार रहता। अपने ही ख्यालों में खोई हुई ममता जी परांठे सेक रही थी कि तभी प्राची की गाड़ी की आवाज़ आई। गाड़ी का हॉर्न सुनकर ममता जी ने जल्दी से रसोई समेटी। तभी रामकिशन जी के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, लगता है प्राची की गाड़ी आ गई है। कहते हुए रामकिशन जी बाहर की ओर भागे। इतने में दोनों बहुएं भी बाहर आ गईं। मम्मी जी जल्दी से आ जाओ, दीदी आ गई है। तब तक प्राची माँ माँ आवाज़ लगाते हुए अंदर आ गई। प्राची को सामने देख ममता जी की आंखें छलक आईं। दोनों भाई और भाभी उन दोनों को देख हंसने लगे और बोले, लो जी, असली भरत मिलाप तो अब होगा। तो सब लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी प्राची भागकर अपनी माँ के गले से लग गई। कितनी असीम शांति मिल रही थी दोनों को। तभी रामकिशन जी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने आंसू पोंछे। सबको माँ की भावनाएं दिख जाती हैं, पर पिता वो जिंदगी भर अपनी भावनाएं अपने बच्चों से छिपा लेता है, भले ही उसके सामने कठोर बनता है, पर अंदर से तो वो भी मोम की तरह होता है। अरे मम्मी के गले मिलती रहेगी, पीछे हम भी खड़े हैं। कहते हुए प्राची के छोटे भाई सुमित ने उसकी चोटी पकड़कर खींची तो प्राची भी हंसते हुए उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग पड़ी। ये देख सब हंसने लगे। सच में बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मायके में आते ही बचपन लौट ही आता है। अपना बचपन जीने ही तो आती है वो यहाँ। पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं बेटियाँ। फिर क्यों लोग बेटी के लिए मन्नतें नहीं मांगते। अरे भाग्यवान, ये तो नसीब वालों को मिलती हैं। कहते हुए रामकिशन जी वही हाल में आकर बैठ गए। तभी ममता जी बोली, अरे बेटा, क्यों आते ही उसको परेशान कर रहे हो।
सफ़र से थक हार कर आई है। अरे मम्मी, मज़े से गाड़ी में बैठ कर आई है। महारानी, काहे की थकान, कहते हुए सब लोग हाल में आकर बैठ गए। तभी प्राची बोली, माँ, सब्जी की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहते हुए वो रसोई की ओर भागी और टिफ़िन में से एक परांठा निकालकर उस पर सब्जी डालकर खाने लगी। शुरू से ही उसे ऐसे ही खाना पसंद था। ममता जी बोली, अरे बेटा, हाथ तो धो ले, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। हालांकि उनका प्राची को ऐसे खाते देख असीम सुख मिल रहा था, पर कोई कुछ कहे ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तभी उनकी भाभीियों ने भी कहा, अरे दीदी, आप हाथ मुंह तो धो लीजिए, फिर हम सब खाना खाते हैं। अरे बैठो भाभी, मुझे ऐसे ही खाना है। सच में माँ, मैं तरस गई थी आपके हाथ का खाना खाने के लिए। कहते हुए उसने परांठा खाकर अपने हाथ माँ के पल्लू से ही पोंछ लिए। ये देख उसकी भाभी बोली, अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं आपको नैपकिन ला कर देती हूँ। रहने दो बेटा, इसकी शुरू से आदत है, खुद के कपड़े तो साफ रखती है और मेरे कपड़े गंदे कर देती है। हालांकि ममता जी ने चलाकर अपना उल्लू पल्लू दिया था। तभी बहुत दिनों की बाद आज उनकी साड़ी गंदी हुई थी। इस बार प्राची ने ध्यान दिया। माँ पापा पहले से थोड़े बूढ़े हो गए। माँ के घुटनों में बहुत दर्द रहता है। ऐसा नहीं घर के कोई उनका ध्यान नहीं रखता हो। भैया भाभी सब दोनों का बहुत ध्यान रखने पर पता नहीं बेटी की चिंता सबसे अलग क्यों होती है। अगले दिन ममता जी प्राची के सिर में तेल के मालिश करने लगी। तभी दोनों भाई भी वहां आकर बैठ गए। अच्छा, तो अपनी लाडली के सर में तेल की मालिश हो रही है। साल भर का प्यार कुछ दिन में ही ले जाना चाहती है। तेरे आते ही माँ हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। प्राची के छोटे भाई सुमित ने कहा। तो प्राची बोली, हाँ, तो तुम्हें क्या है, तुम तो हमेशा माँ के पास रहते हो। मुझे तो कभी कभी इनका प्यार मिलता है। तब तक दोनों भाभी अभी वहां आ गई। सब बैठकर हंसी मजाक करने लगे। सब अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी रामकिशन जी सबसे बोले, कई दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। आज सब लोग बैठे हैं तो यही मौका है तुम सबसे बात करने का। तो सब लोग एकदम से चुप हो गए और रामकिशन जी की तरफ देखने लगे। तभी रामकिशन जी सबको इतनी गंभीर मुद्रा में देख हंसने लगे और बोले, अरे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? पापा, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए आप हम सबका इंतजार कर रहे थे? प्राची के बड़े भाई संदीप ने कहा। तभी रामकिशन जी ने ममता जी की ओर देखते हुए कहा, तुम ही बता दो। तो ममता जी बोली, बेटा, तुम्हारे पापा जो कहना चाहते हैं वो हम दोनों का ही निर्णय है। सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी प्राची बोली, माँ पापा, पहेलियाँ मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। सब एक टक रामकिशन जी की तरफ देखने लगे। बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी वसीयत बनवा दूँ। हम लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। तभी प्राची गुस्से से बोली, खबरदार पापा, आगे से ऐसा कहा तो मरे आपके दुश्मन। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। ममता जी बोली, बेटा, हर किसी को एक न एक दिन तो ऊपर जाना ही होता है। हमारे जीते जी बंटवारा हो जाए तो अच्छा ही है। प्राची की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पापा, आपको जो देना है दोनों भाइयों को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ रुक गई। तभी ममता जी बोली, अरे ऐसे कैसे? हमारा तो जो भी है वो तुम तीनों का ही है, और अब तो बेटी भी वसीयत में बराबर की हिस्सेदार होती हैं। प्राची माँ पापा के बात से सहम सी गई। तभी उसको हंसने के लिए उसका छोटा भाई बड़े भाई से इशारा करते हुए बोला, भैया, अपना तो एक हिस्सा ये मोटी ले जाएगी। बचपन से ऐसा ही तो करती आई है। अपना हिस्सा लेने के लिए
लेने के बाद हमारा हिस्सा भी छीन लेती है। तो सब लोग हंस पड़े। तभी एकदम से प्राची फूट फूट कर रोने लगी। ममता जी और राम किशन जी घबरा गए। बेटा, तुम इसको परेशान मत करो। प्राची अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। दोनों भाइयों को बराबर का दे देना, पर प्लीज़ आइंदा से मेरे सामने कभी ऐसी बात मत करना। तो उसके भाई भाभी हंसने लगे। इतनी बड़ी हो गई है, पर रहेगी हमेशा बच्ची ही। बच्चों के जैसे हर बात पर रोने लग जाएगी। अरे मम्मी पापा कहीं नहीं जा रहे। तभी ममता जी बोली, अच्छा बेटा, अभी इसे परेशान मत करो, रात काफ़ी हो गई है, चलो सो जाते हैं। तो सब लोग सोने चले गए। माँ पापा को भी लेटते ही नींद आ गई। तब प्राची की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने पापा की बात से सहम सी गई थी। वो तो माँ पापा के बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। कैसे रह पाएगी उन दोनों के बिना? सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू कर रखा था। कहीं उसके रोने की आवाज़ से उसकी माँ की आंख ना खुल जाए। तभी उसकी नज़र पास में सोए हुए पापा पर पड़ी। न जाने क्यों उन दोनों को ऐसे शांत सोते देख वो घबरा सी गई। उसने धीरे से उठकर दोनों को छू कर महसूस किया। तब थोड़ी आश्वस्त हुई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मम्मी पापा का हाथ सदा मेरे सर पर रहे। तभी दीवारों को छूते हुए उसकी आंखें भर आई कि घर की एक एक दीवार पर जैसे उसके माँ पापा की यादें हैं। जब से उसने संभाला है, तभी से उनके बिना जीने की आदत नहीं। एक बार जब माँ बीमार पड़ गई, पूरा घर कैसे अस्त व्यस्त हो गया था। हालांकि वो तीनों भाई बहन बड़े हो गए थे, सब संभाल रहे थे, पर माँ के बिना जैसे सब संभालना मुश्किल हो रहा था। पापा भी माँ को ऐसे देख टूट से गए थे। कितनी बार उनको अकेले ही रोते हुए देखा था हमने। और जब पापा काम से बाहर जाते तो भी घर कितना सूना हो जाता था। माँ हम सबके सामने तो हंसती, पर उनकी आंखों की उदासी कहाँ छुपती थी। भले ही अब उसकी शादी हो गई, पर जब भी मायके की याद आती है, सबसे पहले माँ पापा की शक्ल ही सामने आती है। माँ के बिना मायका नहीं, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए। कोई बात दुखी करती तो सबसे पहले माँ को ही तो फ़ोन लगाती हूँ। भाई भाभी भले ही उस पर जान छिड़कते हो, पर माँ पापा, वो तो उनकी सासें हैं। बिना सासों के कैसे जी पाएगी? अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई प्राची ने जाने कब सो गई, उसे पता ही ना चला। कुछ दिन और वहाँ बिता प्राची अपने सुनहरी यादों को समेटे अपने ससुराल आ गई, जिनकी सामान्य रूप से चल रही थी। इसी बीच उसको पता चला कि उसके दोनों भाई अलग हो गए हैं, तो उसके दिल को धक्का सा लगा। आज तक एक छत के नीचे बिना अपने पराये के रहते थे। वहाँ अगर बंटवारा हो तो दुख तो होगा ही, पर फिर मन को समझा कर रह गई कि अलग रहकर अगर प्यार बना रहे तो भी बहुत अच्छा है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन अचानक प्राची ने अपने मायके जाने का मन बना लिया कि चलो माँ पापा से मिलना भी हो जाएगा। उसने सोचा सबको सरप्राइज दूंगी, ऐसे अचानक देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। साथ ही माँ पापा को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। कैसे होंगे? वैसे तो फ़ोन पर रोज़ बात होती है, पर सामने से देखे कितना समय हो गया। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई प्राची अपने मायके पहुंची गई। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसका भतीजा भागता हुआ आया और दरवाज़ा खोलते ही सामने बुआ को देखकर खुशी से चिल्लाया, बुआ आप अचानक? दादी देखो कौन आया है। बुआ आई है। ममता जी और रामकिशन जी ने सुना तो एक बार तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उन्होंने प्राची को अपने सामने देखा तो उनकी आंखें डबडबा गईं। पर अगले ही पल ममता जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। वो चिंतित स्वर में बोली, बेटा, अचानक से सब ठीक तो है ना? तूने बताया क्यों नहीं?
क्यों माँ, मैं अचानक नहीं आ सकती? क्या प्राची ने बनावटी गुस्से में कहा। तो ममता जी प्यार से बोली, अरे क्यों नहीं आ सकती? जब तेरा मन हो तब आ, तेरा ही तो घर है। और दोनों माँ बेटी गले से लग गई। बस बस, अब उसे सांस तो लेने दे, रामकिशन जी ने हंसते हुए कहा। तो ममता जी पानी लेने गई। इधर प्राची ने महसूस किया कि उसका घर काफी बदल चुका है। छुट्टी का दिन है, पर भैया भाभी कोई भी नहीं दिख रहे हैं, जबकि भतीजे ने पूरे घर में तूफान मचा दिया था। उसकी नज़रों को भांपते हुए रामकिशन जी बात बनाते हुए बोले, बेटा, सब अपने अपने में व्यस्त होंगे। किसी को मालूम नहीं था ना कि तू आने वाली है। तब तक उसके दोनों भैया भाभी भी बाहर आ गए। दोनों भाइयों को देख प्राची उनके गले लग गई। तभी बड़ी भाभी बोली, दीदी, अचानक कोई खबर भी नहीं दी। कहते हुए उसने एक नज़र प्राची के बैग पर डाली और पूछा, दीदी, कुछ दिन रुकने का प्रोग्राम है क्या? प्राची को भाभी का इस तरह पूछना थोड़ा अजीब लगा। वो झिझकते हुए बोली, हाँ भाभी, यहाँ कुछ काम था, इसलिए 2 दिन के लिए आई हूँ। तभी भाभी बोली, अरे वो क्या है ना, बच्चों की परीक्षाएं हैं, वो वैसे ही नहीं पढ़ते, और कोई मेहमान आ जाए तो बस पता नहीं। प्राची को अपने लिए मेहमान संबोधन अच्छा नहीं लगा। वो बोली, चिंता मत करो भाभी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे नहीं दीदी, वो बात तो नहीं है। तभी प्राची का छोटा भाई बोला, अरे खाना तो लगाओ, बोल मोटी क्या खाएगी? तो दोनों भाभी झट से बोली, खाने में तो देर हो जाएगी, आप ऐसा करो बाजार से कुछ मंगवा लो। बोलो दीदी, क्या खाओगे? अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो प्राची ने अपने आप को संभालते हुए कहा, भाभी, मुझे भूख नहीं है, और अभी मुझे कुछ खाना भी नहीं है। रास्ते में खाना खा लिया था। मम्मी जी ने ज़बरदस्ती रास्ते के लिए खाना बांध दिया था। काफ़ी देर तक सब बातें करते रहे। तभी प्राची ने महसूस किया कि उसकी तरह माँ पापा भी जैसे इस घर में एक मेहमान से हो गए हैं। सबके जाने के बाद प्राची की माँ ने अपनी बेबसी जताई, बेटा, तेरे लिए मैं कुछ बना भी नहीं सकती, रसोई भी तो दोनों की अलग अलग है। किसकी रसोई में बनाऊं, किसकी में नहीं? उनकी बात से प्राची का दिल भर आया। उसने कहा, सच में माँ, मुझे भूख नहीं है, तू मेरे पास बैठ, मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं। कहते हुए प्राची सोचने लगी कि माँ पापा भी अब एक तरह से भाई भाभी के अधीन हो गए हैं। उनके हिसाब से ही अपनी जिंदगी की दिशा तय कर ली है। भाई भाभी उसका बहुत ध्यान रखते, पर उसमें वो पहले वाला अपनापन नहीं रहा। जो प्राची अपनी माँ से फरमाइशें करती थी, वो सब खत्म हो गया था। अब ना वो कुछ नखरे करती, ना फरमाइशें, जो सामने आता वो खा लेती। हमेशा यही लगता कि एक भाभी के पास चली जाऊं तो दूसरी को बुरा ना लग जाए। माँ के सामने तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं लगी कभी। खैर, जैसे तैसे प्राची ने 2 दिन मायके में बिताए और अगले दिन ससुराल जाने लगी। तभी उसका बड़ा भाई बोला, प्राची, वसीयत के कागज बहुत जल्द बनकर आ जाएंगे। कोशिश तो यही थी कि तेरे सामने आ जाते तो ठीक था, ताकि तुझे हस्ताक्षर के लिए दोबारा नहीं आना पड़ता, पर किसी वजह से देर हो गई। मैं कोरियर कर दूंगा, तू साइन कर देना। तेरी इच्छा के अनुसार। पापा ने वसीयत हम दोनों में बांट दी, पर तेरे साइन भी जरूरी हैं, ताकि भविष्य में कोई बात ना हो। तो प्राची ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने माँ पापा की तरफ देखने लगी। तो वे दोनों भी प्राची को ऐसे देख रहे थे जैसे साल भर के लिए आंखों में भर लेंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर प्राची अपने ससुराल के लिए निकल गई। जब भी प्राची मायके में वापस आती थी तो एक नई ताजगी से भरी होती थी, पर इस बार अपने अंदर बहुत तूफान समेट कर लाई थी, क्योंकि जिस मायके में वो जाती थी
वो तो शायद कहीं खो सा गया था। उसका दिल बैठा जा रहा था। अभी तो माँ बाप हैं, तभी ये हाल है। अगर उन्हें कुछ नहीं नहीं, इस कल्पना मात्र से ही उसके बदन में सिरहन सी दौड़ गई। रात को जब प्राची के पति रमेश घर पर आए तो प्राची को यूं उदास देख चिंतित हो गए। आंखों ही आंखों में उसने उदासी का कारण पूछा, पर प्राची ने भी अपनी आंखों से आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। पर रमेश से प्राची की उदासी छिपी नहीं। सबके सामने ही वो कुछ नहीं बोला, पर कमरे में आते ही उसने प्राची से कहा, क्या हुआ प्राची, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ पापा की याद आ रही है? अगर अभी आने का मन नहीं था तो कुछ दिन और रुक जाती। बताओ ना प्राची, आखिर बात क्या है? तो प्राची उसे सारी बात बताई जो उसने इस बार मायके में महसूस की। माँ पापा की बेबसी, उसकी झिझक, अपने ही घर में परायेपन का एहसास, कितना दिल दुखा उसका। उसकी सारी बातें सुनने के बाद रमेश बोला, देखो प्राची, मैं मानता हूँ ये सब देख तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा दिल टूटेगा, पर ये बात भी सही है, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। अरे, आज नहीं तो कल बदलेगा ही। तुम ना ज़्यादा चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। और मेरे होते क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सब अच्छा होगा। प्राची को समझा रमेश तो सो गया, पर प्राची अभी भी अपलक अपनी सोच में डूबी थी। रमेश को कैसे समझाऊं? शायद वो नहीं समझ पाएगा एक बेटी का दर्द, उसकी भावनाएं। क्यों आखिर एक समय बाद मायके में ये एहसास खो से जाते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मायका जिंदगी भर वही सुखद एहसास दे, कभी भी वहां पर परायापन महसूस ही ना हो? इन्हीं ख्यालों में खोई हुई प्राची कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसको अपने मायके से आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था। एक दिन कोरियर से उसके मायके से कुछ कागजात आए। प्राची ने खोलकर देखा, पापा का वसीयतनामा, जिस पर उसका हस्ताक्षर करने थे। वो कागजों को उलट पुलट कर देख ही रही थी कि तभी उसके बड़े भाई का फोन आया, प्राची कोरियर पहुंच गया है, तो तुम जल्दी से इन पर हस्ताक्षर कर कोरियर वापस कर देना। हाँ ठीक है भैया, मैं कल ही कोरियर करवा दूंगी, बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और पेपर्स को अपने कमरे में रख काम में लग गई। रात को प्राची अपने कमरे में आई, उसने पेपर निकाले और उन पर साइन करने ही वाली थी कि अचानक अपने बचपन में चली गई कि समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। पहले किसी भी चीज़ को तीनों भाई बहन में बांटनी होती थी तो कितना लड़ते थे। आखिर प्राची लड़ झगड़ कर सबसे ज़्यादा ही लेती थी, पर फिर धीरे धीरे वही अपनी चीज़ें दोनों भाइयों में बांट देती थी। तो पापा कहते, देखा, इसलिए प्राची को ज़्यादा देता हूँ, पता है वो तुमको ही देगी। सच में कितना निश्चल प्रेम होता है वो बचपन, ना कोई मतभेद, ना तेरा मेरा, पल में लड़ाई, पल में सुलह। काश ये बचपन कभी जाए ही ना। ना कोई बंटवारा, ना ये वसीयत, और ना कोई पैसा। सच में कितना प्यारा लगता है सबको ये पैसा, पर ये पैसा ही है जो अपनों को अपनों से ही दूर कर देता है, मनमुटाव कर देता है, शक के बीज डाल देता है, लड़ाइयाँ करवा देता है। अभी उसके दोनों भाई उससे कितना खुश हैं, भाभियां भी कितनी तारीफ कर रही थी। पर क्या अगर वो अपना हिस्सा मांग लेती, तब भी ऐसा ही होता? कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही? आखिर उसको भी तो अपना हिस्सा मांगना चाहिए। ऐसे कैसे वो सब कुछ सौंप रही है? वो भी बराबर की हिस्सेदारी है, और अब तो कानून भी बन गया है। वैसे भी इस बार जो कुछ महसूस करके आई, उन सब ने उसको दोबारा अपने निर्णय पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़ी देर सोच विचार कर प्राची ने अपने पापा को फ़ोन मिलाया तो रामकिशन जी फ़ोन उठाते ही चिंतित स्वर में बोले, बेटा, इतनी रात को फ़ोन कैसे
किया। सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब सही है। वो पापा आपसे कुछ कहना था। तब तक ममता जी भी उठकर रामकिशन जी के पास आ गई। उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर करने को कहा। तभी उधर से आवाज़ आई, वो पापा दरअसल आज मुझे आपकी वसीयत के कागज़ मिले। हाँ बेटा, तेरे भाई ने बताया था। साइन करके भेज दे बेटा, ताकि मैं भी इन सब जिम्मेदारियों से छुटकारा पा सकूं। प्राची संभलते हुए बोली, पापा मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। प्राची की बात सुनकर कुछ समय तो सन्नाटा छा गया। ममता जी और रामकिशन जी को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी प्राची ये क्या बोल रही है। तभी रामकिशन जी बोले, लेकिन बेटा मैंने तुझे कितना कहा, तब तो तुमने मना कर दिया। फिर अचानक ये सब क्यों? अब तो सब हो गया बेटा। कहीं तेरे भाई भाभी आगे के शब्द रामकिशन जी के गले में ही अटक गए। प्राची ने भी पापा की बात काटते हुए कहा, पापा आप भैया को कह देना मैं कल तक आपके पास कागज लेकर खुद आ रही हूँ। मैं मेरा हिस्सा लेने आ रही हूँ, कहकर प्राची ने फ़ोन रख दिया। इधर ममता जी और रामकिशन जी समझ नहीं पा रहे थे कि बेटे बहू को वो ये बात कैसे कहेंगे। अगर उसी समय ले लेती तो सही था। इस वसीयत के चक्कर में कई भाई बहन में मनमुटाव ना हो जाए। दोनों दंपत्ति रात भर इसी जदोजहद में खोए रहे और अगले दिन सुबह होते ही रामकिशन जी ने जब ये बात अपने बेटे बहुओं को बताई तो कहा, किसी ने कुछ नहीं, पर एक तनाव का माहौल फैल गया। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, पर आपस का व्यवहार उनके मन की हालत बता रहा था। दोनों भाई बिना कुछ बोले काम पर चले गए। आज समय से थोड़ा पहले ही निकल गए थे। बहुएं भी बोल कुछ नहीं रही थी, पर उनके मन का द्वंद्व साफ उनके चेहरे पर दिख रहा था। तभी ममता जी की आंखों में आए पानी को छुपाते हुए बोली, प्राची से अभी बात हुई थी, वो बस पहुंचने ही वाली है। देखना मैं कह रही हूँ, अभी भी वो अपना हिस्सा लेकर दोनों भाइयों में ही बांट देगी, जानती हूँ ना। उसको बचपन में कहते हुए ममता जी मन ही मन न जाने कितने देवताओं को याद कर रही थी, पर रामकिशन जी ने ममता जी की बातों पर कोई उत्तर नहीं दिया, बस शून्य में ताकते रहे। उनके मन का डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, और दिखे भी क्यों ना, आखिर कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों में मनमुटाव पैदा हो, और अपने अपने ख्यालों में ही खोए हुए थे कि तभी प्राची ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी को देख रामकिशन जी और ममता जी हल्के से मुस्कुरा दिए। तब तक दोनों भाभियां भी बाहर आ गईं। औपचारिकता बातचीत और प्राची को खाना खिलाने के बाद दोनों भाभी अपने अपने कमरे में चली गई। प्राची से घर का तनाव छिपा नहीं था। अकेले में प्राची के पापा ने उससे कहा, बेटा आखिर एकदम से तेरा मन क्यों बदल गया? जब मैं कह रहा था तभी तू अपना हिस्सा मांग सकती थी। अब जब जब तय हो गया तब तूने अपना मन बदल लिया। तभी प्राची ने कहा, क्यों पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मन ही तो है, ये तो कभी भी बदल सकता है, और पहले लूं या बाद में, बात तो एक ही है। आखिर मेरे हिस्से पर मेरा हक है और वही मैं लेने आई हूँ। तो रामकिशन जी और ममता जी बोले, कुछ नहीं, पर मन ही मन बहुत दुखी थे। रात को भाइयों को आने में थोड़ी देर हो गई। सब ने मिलकर खाना खाया, पर घर में जो तनाव पसरा था उससे सब असहज थे। खाना खाने के बाद सब हाल में आकर बैठ गए। तभी प्राची का बड़ा भाई संदीप चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, हाँ तो बता प्राची, क्या कह रही थी? तुम्हें भी हिस्सा चाहिए था? तो प्राची एकटक उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि प्राची को उसके दोनों भाई कभी नाम से तो पुकारते ही नहीं थे। या तो छुटकी बोलते या मोटी, पर आज उनकी मनोदशा ने उनके मुंह के शब्द भी बदल दिए। प्राची के दिल में कुछ खटका कि
आज भाई ने उसे मोटी क्यों नहीं कहा। इतने सदस्य होने के बावजूद भी हाल में एक सन्नाटा सा पसरा रहा। तभी प्राची अपना गला साफ करते हुए बोली, भाई मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है कि मैं मेरा हिस्सा लूंगी, पर कितना क्या उसके बारे में हम सब सुबह चर्चा करेंगे। वैसे भी अभी रात काफ़ी हो गई है। आप दोनों की कल रविवार की छुट्टी है, आराम से बैठकर बातें करेंगे। इधर माँ पापा चुपचाप बैठे थे और सोच रहे थे कि ये बंटवारा सिर्फ पैसे जमीन जायदाद का ही नहीं होता, कहीं ना कहीं दिलों का भी बंटवारा कर ही देता है, जिसमें बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता। पर उन माँ बाप से पूछो जिनकी आंखों के सामने बच्चों के दिल और मनों का बंटवारा होता है। प्राची ने देखा दोनों भाभियां भी थोड़ा नाराज थीं। उनका चेहरा उनके मन की चुगली कर रहा था। भाई नाराज तो नहीं, पर कुछ उखड़े से थे। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। प्राची ने देखा माँ पापा ने हमेशा की तरह उससे ज्यादा बात नहीं की और चुपचाप सो गए। सच में इस बात ने उसको कितना दुखी कर दिया था, कितना टूट गई वो। मन ही मन सोचने लगी कि उसके हिस्से मांगते ही घर में तनाव सा छा गया। किसी ने सच ही कहा है कि अपना हिस्सा मांग कर तो देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर तो देखो, सारे कांटे गुलाब बन जाएंगे। आज तो ये बात प्राची को भी सही लग रही थी, पर जो पर वो भी मजबूर है कि ऐसे कैसे अपना हिस्सा छोड़ दे। बस इन्हीं सब बातों में खोई हुई आखिर वो भी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह घर में हर बड़े सदस्य की आंखें उनकी रात की चुगली कर रही थी। शायद सबकी रात आंखों में ही कटी थी। कहते हैं बच्चे कितने भी छोटे हों, बड़ों के व्यवहार का एहसास उन्हें हो ही जाता है। यहाँ भी घर के बच्चों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने आप बिना किसी के कहे अपने कमरे में चले गए, वरना तो बुआ के आने पर कितने धमा चौकड़ी मचाते थे। बड़ों को कहाँ एहसास होता है कि घर के माहौल का बच्चों पर कितना असर होता है। तभी तो कहते हैं घर का माहौल स्वस्थ होता है तो बच्चों का विकास सही होता है। पर इस समय बात ही कुछ ऐसी थी कि कोई चाहकर भी सामान्य नहीं रह पा रहा था। सब एक दूसरे से जैसे नजरें चुरा रहे थे। साथ होकर भी सब अलग थे। जिस प्राची को मायके में किसी समय हर एक पल उड़ता हुआ सा लगता था, आज वो समय काटे नहीं कट रहा था। सच में ये समय कितना कुछ बदल देता है। नाश्ते के बाद सब काम से फ्री होकर सब लोग माँ पापा के कमरे में आकर बैठ गए। तीनों भाई बहन को यूं बैठा देख ममता जी सोच में डूब गई। बचपन में तीनों भाई बहन कैसे लड़ते थे, माँ के पास कौन बैठेगा, पापा के पास कौन बैठेगा, कितनी लड़ाई करते थे इस बात पर। लेकिन तब की लड़ाई और आज का ये तनाव कितना अलग है। रिश्तों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ पल में खामोशी के बाद रामकिशन जी अपने बच्चों से बोले, बेटा मैं नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से तुम भाई बहन में आपस में अनबन हो। मैं पहले भी प्राची को उसका हिस्सा दे ही रहा था। अब जब वो खुद मांग रही है तो हम खुशी खुशी दे देते हैं। अभी कौन सा बंटवारा हो गया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तनाव को कुछ कम करने की, पर सब अभी भी चुप थे। तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए प्राची बोली, पापा मैं कुछ बोलूं। सब एकदम से प्राची को देखने लगे। दोनों भाभियां तो ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं प्राची क्या मांग लेगी। पापा मुझे पता है ये आपका पैसा है, आपकी वसीयत है, आपका इसका बंटवारा करेंगे, और आप मुझे अपनी संपत्ति में हिस्सा अपनी इच्छा से दें या मैं आपसे मांग कर लूं, क्योंकि कानून में भी बराबर की हिस्सेदार हूं। सबकी नजरें प्राची पर टिकी हुई थी। तभी प्राची के पास में रखे जग से पानी पिया और अपना गला साफ करते हुए बोली, पापा कानून ने वसीयत में तो हमको बराबर का हिस्सेदार बना दिया, पर उसके कारण रिश्तों में जो तनाव, जो मनमुटाव होता है, वो हटाने के लिए भी काश कोई कानून बना होता। उसके चेहरे पर उस तनाव का दर्द साफ झलक रहा था।
वो अपने आप को संभालते हुए बोली, पापा, आज मुझे अपना हिस्सा आपसे नहीं, मेरे दोनों भाई और भाभियों से चाहिए। ममता जी, जो इतनी देर से चुपचाप बैठी थी, प्राची की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, बेटा, ये क्या कह रही है? तेरा हक तेरे पापा की संपत्ति में है, भाइयों की संपत्ति में नहीं। हाँ, वो तुझे खुशी खुशी कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, पर इस तरह तू जबरदस्ती उनसे कुछ नहीं मांग सकती। सब प्राची को प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। तभी प्राची अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे पता है, पर जो मुझे चाहिए वो आप नहीं, यही लोग दे सकते हैं। कहते हुए वो उठकर अपने भाई और भाभीियों के पास आकर बैठ गई और बोली, माँ, पापा, भैया भाभी भले ही आप सब कुछ भी मुझे नहीं बोल रहे हो, पर अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। पहले मना कर दिया और अब आ गई मांगने के लिए, पर क्या करूँ, बेटी हूँ ना। हम बेटियां होती ही ऐसी हैं, स्वार्थी, लालची, अपने मायके से जिंदगी भर अपना हक मांगने आ ही जाती हैं। पर ये मायका होता ही ऐसा है, उसका मोह हम बेटियां जिंदगी भर नहीं छोड़ पाती। कितनी भी बड़ी हो जाएं, कितना भी संपन्न हमारा ससुराल हो, पर यहाँ से जिस हक से हमको आस होती है, वो और कहीं से मिल नहीं सकता। प्राची का कहना प्राची कहना क्या चाहती है, कब से पहेलियां बुझा रही है। रामकिशन जी अधीर होकर बोले तो प्राची की आंखें भर आई। वो अपने भाई भाभीियों से बोली, भैया, जब से इस घर का बंटवारा हुआ है, उसके बाद मैं जब भी यहाँ आई हूँ, तब से ही मुझे घर का माहौल कुछ बदला सा लगा। जो अपनापन, आज़ादी मुझे यहाँ मिलती थी, ना जाने वो कहाँ गायब सी हो गई। पहली बार मुझे यहाँ मेहमान का एहसास हुआ। भैया, मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आती, अपना वही पहले वाला बचपन बिताने आती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों ने या फिर भाभीियों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, नहीं, सब ने मेरा खूब ध्यान रखा, पर कहीं ना कहीं तो कुछ कमी थी, कुछ खटक सा रहा था, और उस कमी को भरने के लिए ही मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अभी तक भी कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, पर अब तक प्राची गला जरूर रुध गया था। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, भाभी, आज जो मैं आप लोगों से मांग रही हूँ, ये मैं नहीं मांग रही, इसकी तमन्ना तो शायद हर बेटी को होती है, फिर चाहे उसका मायका सामर्थ्यवान हो या नहीं। ये हक हर बेटी लेना चाहती है, फिर हो चाहे वो मैं हूं या आप या फिर मेरी नंद हो, पर हर बेटी को अपने मायके से प्यार दुलार चाहिए होता है। दोनों भाभियां कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर प्राची ने बोलना जारी रखा, भाभी, आप कभी चाहेंगी कि आपके मायके में जो आपको प्यार मिले, उसमें सिर्फ दिखावा, बनावटीपन हो? नहीं ना। आप भी निस्वार्थ प्यार अपने मायके में तलाशती होंगी, और अगर उसकी जगह दिखावा, बनावटीपन मिले तो कैसा लगेगा? मुझे भी यहाँ मेरे भाई भाभीियों का वही प्यार, उनका अपनापन, उनका दुलार चाहिए। जब मैं यहाँ आऊँ तो उस प्यार में कहीं भी बनावटीपन ना लगे। जिस मायके के लिए बेटियां तरसती हैं, उसका एहसास मुझे अभी ही नहीं बल्कि जिंदगी भर रहे, मरते दम तक हमारा प्यार बना रहे। एक बेटी की तरह आप सब भी मुझे देखकर खुश हों। भले ही आप लोग अलग हो गए, पर जब मैं आऊं तो मुझे सब साथ दिखें, केवल दिखावे के लिए नहीं, मन से भी। और भाभी, इसी हक की आस आपको अपने मायके से होगी, और इसी हक की आस मेरी नंद को अपने मायके से होगी। जिस व्यवहार की अपेक्षा मैं आप लोगों से करती हूँ, मेरी नंद भी तो मुझसे करेगी। वो भी तो उस घर की बेटी है। बस भाभी, मैं मेरी नहीं कह रही, हर बेटी को अपने मायके से सब लोगों का प्यार चाहिए होता है,
पैसा नहीं, जब भी मैं आऊँ तो मुझे देखकर आपको ऐसा ना लगे कि ये लो आ गई महारानी माँगने के लिए। नहीं भाभी, मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं लूँगी, लेकिन बस मुझे देखकर आप सबके चेहरे खुशी से झूम उठे, बस उसी में मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा। कहते हुए प्राची अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है भैया, जब एक भाई अपनी बहन के ससुराल जाता है तो बहन की खुशी के मारे ज़मीन पर पैर नहीं टिकते। बस भैया, भाभी मुझे मेरी वही खुशी दे दो, जो कि मुझे ही नहीं हर बेटी को चाहिए। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ नाम के लिए मायका नहीं हो, बल्कि उस नाम से उसे खुशबू का भी एहसास हो। कहते कहते प्राची की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इधर रामकिशन जी और ममता जी की आंखें भी नम हो गई। उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। तभी दोनों भाभियों ने आगे बढ़कर प्राची को गले से लगा लिया। आंसू उनके भी आंखों से बह रहे थे। दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आप सही कह रही हैं। आपने जो हिस्सा मांगा, शायद वो हर बेटी का हक है। ये हक छीन नहीं सकते। ये तो अपने आप मिलना चाहिए। और ये हक, ये हिस्सा तो सच में उसके भाई भाभी ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। पर आज से दीदी, ये हमारा वादा है, हम आपको आपका हक देकर ही रहेंगे, नहीं तो हम अपने मायके से कैसे आस करेंगे। अच्छा हुआ आपने अपना हिस्सा मांगा। अब हम भी हमारे मायके में अपना यही हिस्सा मांगेंगे। तभी छोटा भाई सुमित सुमित अपने आंसू पोंछते हुए बोला, बस भी कर मोटी, सबको रुला दिया, पर आज भी तूने सबसे ज्यादा हिस्सा मांग लिया। पर तू चिंता मत कर, तेरा हिस्सा तुझको हमेशा मिलेगा, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। प्राची अपने भाइयों के गले लग गई। इस समय सबकी आंखों में आंसू थे, पर दुख के नहीं, खुशी के थे। इधर रामकिशन जी और ममता जी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे कि भाई बहन का प्यार भगवान हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। आज पहली बार किसी घर में बंटवारे होने पर मनमुटाव नहीं, बल्कि प्यार और बढ़ गया था। तभी प्राची के पति रमेश का फोन आया। प्राची, तुम आ रही हो ना? दीदी आने के लिए बोल रही थी तो प्राची बोली, हाँ हाँ, मैं आज ही निकल जाऊंगी, चिंता मत करो। प्राची की बात सुनकर दोनों भाभियां बोली, अरे दीदी, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आपके हिस्से का प्यार आपको मिला ही कहाँ है, अभी नहीं जाने देंगे हम आपको। तो प्राची हंसते हुए बोली, भाभी, मैंने तो अपना हिस्सा मांग लिया, पर मुझे भी तो अपने नंद को उसका हिस्सा देना है। वो आज घर पर आ रही है, बस इसलिए जल्दी जा रही हूँ। सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे और उसे खुशी खुशी वहां से विदा किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?